नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 482 में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने स्किप करके देखी तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि बदला लेने के मतलब से और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के मकसद से, या कोई सिविल केस पेंडिंग होता है या किसी और पर्पज़ से बदला लेने के आशय से, कई बार ऐसा होता है कि एक फ़ाल्स एफआईआर लॉन्च कर दी जाती है। ज़्यादातर ये 498 के मामले में देखा गया है, 354 भी देखा गया है, 376 भी देखा गया है। तो उस केस के अंदर अब जो एक्यूज़ है उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने लगती है। जो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बहुत ही लंबी लंबी चलती हैं, काफ़ी लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं। तो वो जो एक्यूज़ है वो फंसा हुआ महसूस करता है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन दिया हुआ है सीआरपीसी की धारा 482 में। इसके अंदर हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसको जो एक तरह से उसका शोषण जो होता है एक्यूज का, उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट को इनहेंस पावर दी गई है कि वो किसी भी एफआईआर को क्वैश कर सके। तो दोस्तों, अब इसमें ये सवाल उठता है कि चार्जशीट फाइल हो गई है तो तब भी क्या 482 मेंटेनेबल है? तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है। आनंद कुमार महतो वर्सेस दिल्ली, स्टेट ऑफ दिल्ली की ये जजमेंट है 2018 की। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई चार्जशीट फाइल हो गई है और पिटिशन पेंडिंग है, तो भी ऐसे कहीं इसके अंदर धारा के अंदर नहीं लिखा कि चार्जशीट फाइल होने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम चार्जशीट फाइल होने के बाद भी इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। 482 में हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, और अगर हमारी डिस्चार्ज पिटिशन पेंडिंग है तब भी हम 482 में जा सकते हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये गाइडलाइन एक टिप्पणी की हुई है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्राउंड्स चाहिए, क्योंकि बिना किसी ग्राउंड के तो हाई कोर्ट भी हमारी बात नहीं सुनेगा। कि हाई कोर्ट बोलेगा ठीक है, अगर तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो आप ट्रायल पेश करो। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो ही 482 में जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जाना चाहिए। जैसे कि एक तो इसके जो ग्राउंड्स होते हैं वो क्या क्या हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। एक तो सेटलमेंट हो गया हो हमारा दोनों पार्टी में। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो जो पिटिशनर एक्सपोनेंट दोनों मिलकर एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं 482 में कि भाई हमारा ऐसे से सेटलमेंट हो गया है। लेकिन ये जो है कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस हैं उन्हीं के अंदर ये समझौता वगैरह वाला हो सकता है। बाकी जो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं ऑफेंसेस, उसके अंदर क्या करते हैं जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, अगर सेटलमेंट हो भी जाता है तो उसके अंदर वैसे ये देखा जाए तो गलत है। लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकली होता है वो ये होता है कि जो विक्टिम है वो हॉस्टाइल हो जाता है, उसके बाद उसको एक्विटल कर दिया जाता है। ये भी प्रैक्टिस में देखा गया है कि अगर हाई कोर्ट ना जाना चाहें तो जो विक्टिम है वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। एक सेटलमेंट हो जाता है, जैसे कि समाज के अंदर सेटलमेंट हो गया या फिर कोर्ट काउंसलर के पास भी सेटलमेंट हो गया, तो उसके अंदर ये चीज़ देखी गई है। लेकिन अगर कोई बड़ा ऐसा मामला होता है डकैती वगैरह का, मर्डर का, इस टाइप के जो मैटर्स होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। एक रेप केस भी हो गया, वो भी नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन उसके अंदर भी हॉस्टाइल होके जो है वो करवा देते हैं। बाकी 482 में जो है हाई कोर्ट को इनहेंस पावर दी गई है। अब इसके अंदर एक तो सेटलमेंट वाला हो गया, दूसरा हो गया मेरिट्स पे। मेरिट्स पे अब कैसे जाएंगे कि भाई अगर एफआईआर के अंदर कोई स्पेशल ऐसा कोई डे, पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया हुआ है कि इस टाइम पे मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ, इस बंदे ने मेरे साथ इस टाइम पे ये किया, अगर उस टाइम पे आप कहीं पे आपकी प्रेजेंट हो, जैसे कोर्ट में प्रेजेंट हो या किसी हॉस्पिटल में प्रेजेंट, आपकी कोई स्लिप हो कि आप वहाँ प्रेजेंट थे, कोई ऐसा सबूत हो, किसी ने आपको नोटिस किया हो आप वहाँ गए हो,
या फिर आप मतलब कोई ऐसा ठोस वो होना चाहिए कि भाई आप वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे तो आपने वो ऑफेंस कैसे कर दिया, या फिर आपकी कहीं सरकारी जॉब पर हैं तो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस है, ये भी ग्राउंड बनता है कि आप उस टाइम पे वहाँ पर हो ही नहीं, तो ये ऑफेंस आपने नहीं किया तो मुझे ये इतना लंबा ट्रायल फेस क्यों करना पड़े। एक तो ये ग्राउंड हो गया। एक ग्राउंड ये भी हो गया कि अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है और उसके अंदर एफआईआर हो गई विदाउट मैजिस्ट्रेट की परमिशन से, ये ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया कि अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके अंदर एनसीआर काट के देनी चाहिए और वो मैजिस्ट्रेट के सामने मैजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई करेगा। अगर और भी साथ में कोई सेक्शंस हों या नहीं हों वो देखने वाली बात है, एफआईआर को जो कंप्लेंट कॉपी है उसको पढ़ के पता चलेगा। तो अगर कोई ऐसे नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की कोई कंप्लेंट है उसके अंदर आप एफआईआर हो गई है और वो भी विदाउट एनी मैजिस्ट्रेट की परमिशन से, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो एफआईआर है वो क्वैश कर दी जाएगी। ठीक है। और एक ये भी सिनेरियो है कि भाई अगर एफआईआर को पढ़ने के बाद वो जो सेक्शंस हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते, जैसा कि हमने अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर भी बात की थी कि भाई एफआईआर को कैसे पढ़े, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो मेरी। तो वो सेक्शन ही अट्रैक्ट नहीं होते तो एफआईआर हो रखी है, उस ग्राउंड के ऊपर भी आप जा सकते हो कि ये ऑफेंस बनता ही नहीं है एफआईआर को पढ़ने पर। तो एक तो ये ग्राउंड हो गया। एक ये भी ग्राउंड है कि जो केस है वो सिविल नेचर का है, जैसे कि चेक का केस हो गया, चेक बाउंस का हो गया, तो वो धोखाधड़ी के लगा के वो अगर 420 वगैरह इस टाइप की कार्रवाई कराना चाहें तो वो भी नहीं हो सकती। हालांकि काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर एफआईआर हुई भी है, लेकिन उसके जो ग्राउंड्स हैं, जो सर्कमस्टांसिस हैं वो अलग हैं। लेकिन नॉर्मली जो है चेक के केसेस में नहीं होती एफआईआर। और इस चीज़ का भी आप ग्राउंड ले सकते हो कि भाई सिविल नेचर का केस है तो इसके अंदर क्रिमिनल जो है कार्रवाई नहीं बनती है। एक ये ग्राउंड हो गया। तो उसके बाद अब जब हाई कोर्ट नॉर्मली प्रैक्टिकली जब लोग जाते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट कई बार एक तो स्टे लगा सकता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो आईओ को डायरेक्शन, पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इसको प्रोसीडिंग्स को यहीं पे रोक दिया जाए, उसको जो एक्यूज पर्सन है उसको परेशान ना किया जाए। ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, वो देता है कि नहीं देता, बाकी केस के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन क्या क्या आप रिलीफ ले सकते हैं, मिल सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर फिर जो अरेस्ट के ऊपर स्टे भी मिल सकता है। वैसे तो एंटिसिपेटरी बेल एक अलग मैटर है, उसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन क्वैशिंग के अंदर भी गए हो तो उसके अंदर भी आप प्रे कर सकते हो कि भाई हमें जो अरेस्टिंग के ऊपर स्टे दिया जाए। और नॉर्मली कोर्ट्स दे ही देती हैं अगर क्वैशिंग के अंदर जाते हैं तो। उसके बाद कोई जैसे सेक्शंस अट्रैक्ट कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, तो जो हाई कोर्ट है वो बोलता है कि नहीं आप ट्रायल फेस करो, लेकिन ये सेक्शंस जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते, उनको हटा देते हैं, तो वो डिस्चार्ज भी उन सेक्शंस के अंदर हाई कोर्ट दे देता है, सेक्शंस को रिमूव कर देता है। और अगर जैसे एक से ज़्यादा लोगों की उसके अंदर नाम है किसी एफआईआर में, लेकिन उनका उस एफआईआर से कोई लेना देना ही नहीं है, वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे या कुछ है, तो हाई कोर्ट ऐसा भी कई बार ऑर्डर करता है कि इन लोगों के नाम हटा देते हैं और बाकी जो मेन एक्यूज होता है उसको ट्रायल फेस करना है। या फिर एक नॉर्मली हाई कोर्ट ज़्यादातर ये करता है कि भाई अगर ये प्रेयर होती है कि भाई मेरे को इतना लंबा ट्रायल फेस करना पड़ेगा या कुछ है, तो स्पीडी ट्रायल भी जो है हाई कोर्ट ग्रांट कर देता है, और जो ट्रायल कोर्ट होती है उसको डायरेक्शन दे दी जाती हैं कि भाई आप इस केस को इतने टाइम के अंदर निपटाने की कोशिश करो। तो एक ये भी हो गया। ठीक है। उसके बाद वैसे आप अगर डिस्चार्ज के टाइम पे, वैसे तो 227 में भी प्रोविज़न है कि आप ट्रायल कोर्ट के अंदर ये एक एप्लीकेशन लगाएं डिस्चार्ज के लिए, लेकिन 482 में भी कई बार जो हाई कोर्ट है वो सेक्शंस हटा देते हैं और डिस्चार्ज दे देते हैं और एफआईआर को क्वैश कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।